बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आनिश तबस्सुम एंड आई टीच बिज़नेस। आज हम पेपर 2 मार्च 2023 का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या कुछ आया हुआ है और वो नए पैटर्न पर है। सो इट गिव्स अस अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग कि अब एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा। कुछ नई चीज़ें हैं जो इस पेपर में आई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने क्या करना होगा, हाउ कैन वी मॉडिफाई आवर आंसर। ठीक है, सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस थिंग और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। सो अब सिचुएशन इस तरह से है कि हमारे पास जो पेपर है, ठीक है, उस पेपर के लिहाज से ये पूरा का पूरा पेपर जो आप लोगों के साथ जो डिस्कस मैं करूँगा, ये पूरा मैंने पेपर जो है ये ओरिजिनली इसके लिहाज से चीज़ें चेंज मैंने कर दी हैं। ठीक है, कि ये पूरा पेपर डेटा रिस्पॉन्स जो है पूरा लिखा हुआ है। यू जस्ट कैन पॉज, रीड, अंडरस्टैंड एंड देन यू जस्ट गो एंड सेट द अंडरस्टैंड द आंसर्स के आंसर्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो अब जब हम लोग ये बात करते हैं तो ये बेसिकली एक फ्रूट फार्म की केस स्टडी दी गई है जिसमें थोड़ा सा डेटा दिया गया है एंड दे बेसिकली हैव गिवन अस सम काइंड ऑफ इश्यूज। याद रखो, पेपर 2 के अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है और कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि अब आपका तमाम तर आंसर करना इस केस से रिलेटेड ही है। ठीक है, जहां जहां आपको अपने आंसर के अंदर चीज को कनेक्ट करना है, वहां वहां आपको अपने आंसर की एप्लीकेशन जो है वो इसी केस में से आएगी। सो यू हैव टू रीड दिस केस स्टडी थॉरली। ठीक है, और एग्जामिनेशन के लिहाज से याद रखिएगा कि आपके पास टोटल जो पेपर 2 के लिहाज से जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो ये है कि आपके पास जो टाइम अवेलेबल है वो आपके पास है 1 hour 30 minutes। सही है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 hour 30 minutes। सही है, और 1 hour 30 minutes का मतलब ये है कि आपके पास जो ओरिजिनली 2 डेटा रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, और दोनों डेटा रिस्पॉन्स के लिए आपके पास टोटल मिला जुला के 45 मिनट्स अवेलेबल है। ये आपके पास मिलाकर टोटल हो जाता है 90 मिनट्स। सही है, सो आपको एक डेटा रिस्पॉन्स 45 मिनट्स में करना है और 45 मिनट्स में करने का मतलब ये है कि आपके पास फॉर ईच डेटा रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि 45 मिनट्स में से आपके पास 5 + 40 का आपके पास ये एक फ्रैक्शन बन जाता है इसका। ये 5 मिनट्स जो हैं, ये 5 मिनट्स आपके पास रीडिंग द केस है। सही है, रीडिंग डेटा रिस्पॉन्स। सही है, और ये 40 मिनट्स जो हैं ये आपके पास अटेम्प्टिंग आंसर्स हैं। सही है, और प्लीज इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि जब आप आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, सी और डी 4 क्वेश्चंस होते हैं। सो पार्ट ए जो है वो आपके पास पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपके इसका पार्ट 1 जो होगा वो 1 मार्क का होगा। देयरफॉर यू हैव 1 मिनट फॉर इट, और ये 1 मिनट से पहले ही हो जाएगा। सही है, दूसरा जो है इट्स बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यू हैव 3 मिनट्स फॉर इट। सही है, देन पार्ट बी आपके 3 मार्क की कैलकुलेशन होती है, मैक्सिमम यू कैन स्पेंड 3 मिनट्स ऑन इट, टाइम बचा सकते हो यहाँ पर। और दूसरा जो है एक्सप्लेन 1 टर्म के लिहाज से कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 3 मिनट कॉन्सेप्ट एज वेल। सही है, सो ओवरऑल आप 10 पहले 10 मार्क्स को आप अपने 10 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब आप ये काम करेंगे तो बेसिकली व्हाट यू हैव कि इस पर्टिकुलर 40 मार्क्स में से 40 मिनट्स में से यू हैव लॉस्ट, यू हैव कंज्यूम्ड 10 मिनट्स। सही है, तो आपके पास टोटल कितने आपके पास रहेगा, अब आपके पास रहेगा टोटल 30 मिनट्स। सही है, और इन 30 मिनट्स का मतलब ये है कि अब आपको इन 30 मिनट्स के अंदर आपको जो है एक क्वेश्चन आपको करना है 12 मिनट के अंदर। सही है, और एक क्वेश्चन करना है आपको 18 मिनट के अंदर। 12 मिनट के अंदर आपको जो क्वेश्चन करना है वो 8 मार्क्स वाला है, और ये जो है ये आपके पास 12 मार्क्स वाला है। सही है, प्लीज इस चीज को ज़हन में रखना कि अगर आप अपने आंसर्स को, डेटा रिस्पॉन्स के आंसर्स को आप टाइम में नहीं करेंगे और आप मोर देन 45 मिनट्स ले जाएंगे एक डेटा रिस्पॉन्स के ऊपर, तो ये ज़हन में रखना कि जो नेक्स्ट डेटा रिस्पॉन्स है उसमें टाइम कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो एप्लीकेशन के आप नंबर्स कटवाना शुरू कर दोगे, जल्दी जल्दी में काम करोगे, चीज़ें भूल जाओगे, लिंक करना भूल जाओगे, and you may not be able to score high. So there are numerous instances इन पास्ट के बच्चा जो है, जो पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें से 30 में से वो तकरीबन कोई 25 के अराउंड स्कोर कर लेता है।
सही है। तो ये बड़ा अच्छा आंसर आता है, लेकिन इसमें वो टाइम 45 मिनट से ज्यादा लगा चुका होता है। जैसे वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ होता है इसलिए उसको करना तो 30 मार्क्स का ही होता है, लेकिन अब वो उसमें बदतमीजियां करनी शुरू कर देता है, इन सेंस कि वो एप्लीकेशन करना भूल जाता है, वो एनालिसिस करना भूल जाता है, वो उतना डिटेल में कर नहीं पाता, वो जल्दी जल्दी में काम करता है, चीजें रिपीट होती हैं, कॉन्ट्रोडिक्ट होती हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर उठा लेता है तकरीबन 10 मार्क्स। बहुत सारे मार्क्स कटते हैं इसके अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन इज द वाइटल की ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। सही है, पेपर 1 की वाइटल की आपकी नॉलेज है, पेपर 2 की वाइटल की आपकी एप्लीकेशन। सही है, अप्लाइड एप्लीकेशन एंड योर अप्लाइड एनालिसिस। सही है, एंड देन अप्लाइड इवैल्यूएशन। अप्लाइड बात हो रही है, तो इसका मतलब जब एप्लीकेशन नहीं होगी ना, वीक होगी, तो ये एनालिसिस भी वीक हो जाएगा और आपका इवैल्यूएशन भी वीक हो जाएगा। सो इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द गेम यू स्कोर लाइक 35 आउट ऑफ 60, और ये बहुत बुरा रिजल्ट होता है। Having said this, अब ये केस स्टडी जितनी भी है ये आप अपने लिहाज से कोशिश करें कि इस लिंक को आप जितना 5 मिनट के अंदर अगर आप कर सकते हो तो आप इसको पढ़ें, एंड देन यू हैव टू इंश्योर कि आपको आंसर्स जब करने हैं उन आंसर्स के अंदर आपको टाइम बेस्ड आंसर्स करने हैं। सही है, टाइम बेस्ड एंड स्ट्रक्चर बेस्ड, ताकि आपके आंसर में किसी तरह की कोई लूप होल ना रहे, नंबर ना कट सकें और आप आराम और सुकून से आंसर्स को सही तरीके से कर सकें। एक और चीज ज़हन में रखना, when you are writing down the answers you have to become the owner of the business rather as an spectator of this case study, and then you can come up with insane किस्म के solutions that are not basically possible for this business enterprise to run with। आप को बिजनेस वाला बनना है, आपको ये बिजनेस ओन करना है। you think कि whatever happened to you and now you basically have all stakes to continue। सही है, एंड यू हैव पुट एवरीथिंग एट रिस्क, जिसके वजह से अब आपको ये बिजनेस चलाना है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब किसी दूसरे की परेशानी देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के सॉल्यूशंस देते हैं, लेकिन जब वो परेशानी हमारे ऊपर आती है तो हम उसका बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आंसर्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना? सो ये मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी आपके दोस्त का या किसी आपके रिलेटिव का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, और वो आपके पास आता है बहुत ज़्यादा इमोशनल कंडीशन के अंदर और बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की फीलिंग में आता है कि यार मेरे साथ मेरा ब्रेकअप हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप उसको क्या एडवाइस करते हैं? आप उसको एडवाइस करते हैं कोई मसले की बात नहीं है यार, देख जिंदगी ऐसी चलती है, वो तेरे काबिल नहीं था या वो तेरे काबिल नहीं थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक जाता है दूसरा आता होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की आप उसको एडवाइस देते हैं क्योंकि आप थर्ड पर्सन हैं, आप पे गुजरी थोड़ी है। सही है, लेकिन जब खुदा ना खास्ता आपका ब्रेकअप होता है तो कंडीशंस बहुत चेंज हो चुकी होती हैं। तो वो तमाम तो सॉल्यूशंस जो आपने अपने दोस्त को दिए होते हैं वो आप पे अप्लाई पता नहीं क्यों नहीं हो रहे होते। सही है, इसी वजह से जो केस स्टडी के अंदर आपने इस पर्टिकुलर केस को पढ़ते हुए जब आपने सॉल्यूशंस देने हैं तो वो सॉल्यूशंस भी इसी तरह से होने चाहिए कि यार यू आर फीलिंग इट, यू बेसिकली आर गोइंग थ्रू इट, and how are you going to expect कि things go good, और the prioritization of activities वो आप कितनी ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, then it matters कि आपने बाकी केस को सही तरह से अप्लाई किया, वरना तो आपके पास कुछ भी होगा, बिजनेस नहीं चल रहा बंद कर दो। सही है, कस्टमर नहीं आ रहा छोड़ दो, शेयर होल्डर खुश होता भाड़ में फेंको। सही, कंज्यूमर लॉज वगैरह के लिहाज से, कम्युनिटी के लिहाज से परेशानी हो रही है, भाड़ में फेंको। कौन सोचता है इस बारे में? ये आप उस वक्त करेंगे जब आप किसी को रेफर कर रहे होंगे कि यार देखो ऐसे नहीं करते, आराम से जिंदगी गुजर सकती है। लेकिन जब आपका बिजनेस होगा, जब आपका बिजनेस सारा के साथ स्टेक पे लगा हुआ होगा, आप फिर हर एक चीज का ख्याल रखें, और आपको मालूम है कि अगर मैंने इसका ख्याल नहीं रखा तो क्या। सही है, सो अब जरा क्वेश्चंस के मुताबिक हम बात करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर याद रखो कि जो नया पैटर्न है उसके अंदर आपके पास 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। और पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है दैट इज पार्ट 1, that is के identify one content theory। सही है, of motivation। अब content theory की कीवर्ड इसमें क्या है? कीवर्ड इसके अंदर है identify। तो जब हम identify की बात करते हैं तो identification का मतलब ये है कि आप इसे बताना है। सही है, बता के आगे चले जाए। ये वन लाइनर हो सकता है। यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज बहुत सारी हैं। कंटेंट थ्योरी में हमारे पास टेलर की थ्योरी है, मैक्लेलन की थ्योरी है, मास्लो की थ्योरी है, एल्टन मायो की थ्योरी है, हमारे पास हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें से किसी एक थ्योरिस्ट मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में हमने बात करनी है। और यहाँ पे मैंने ये बात इस जगह पर इस पर्टिकुलर के अंदर हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी का नाम लिख दिया बस, क्योंकि आइडेंटिफाई करना है ना।
इससे कुछ करना नहीं है। आइडेंटिफाई का मतलब बताओ, स्टेट का मतलब बताओ, आउटलाइन का मतलब बताओ, सही है, ब्रीफली समझाओ। आउटलाइन का मतलब ब्रीफली बताओ और समझाओ, सही है। स्टेट और आइडेंटिफाई का मतलब बता दो, खत्म, आगे चलो। कोई लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आप 1 मिनट में ये 3-4 वर्ड्स, लेटर्स, वर्ड्स आप लिख सकते हैं और आप टाइम बचा लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास आया पार्ट बी, ए का सेकंड पार्ट जो है, दैट इज एक्सप्लेन द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सही है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जब ये से बात की है तो इसने कोई लाइन नंबर आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर लाइन नंबर इसने आइडेंटिफाई कर दिया तो प्लीज याद रखना कि आपकी एग्जाम्पल उस लाइन नंबर में से आनी चाहिए। लेकिन अगर उसने लाइन नंबर आइडेंटिफाई नहीं किया, जो कि उसने यहाँ पर नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब ये कि ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि आप अपनी दुनिया में से किसी चीज की एग्जाम्पल लेकर आ सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग जिस तरह का बिजनेस है उसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, या सच आप इसी बिजनेस के बारे में बात भी कर सकते हैं। सो एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन का फॉर्मूला क्या होगा, आई विल बी डिफाइनिंग इट, आई विल बी गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इट एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ द गुड बिटवीन बिजनेस एंड लोकेशन, सही है, ये मैंने बताया। उसके बाद में फॉरनर से पेश तक पहुंचा, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग मटेरियल्स, ब्ला 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 ब्ला, ये मैंने समझा दिया। और उसके बाद मैंने कहा चलो यार एक और काम करते हैं, अच्छा सा काम करते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं, और मैंने यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल दे दी, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल देने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैंने जब उसकी मार्केटिंग स्कीम देखी थी तो वहां पर उसे मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ था, ठीक, तो मैंने कहा क्यों ना मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल बनाता हूं, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद से कहां पर दे दिया। यहां से हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्या आई कि अगर लाइन नंबर्स गिवन ना हो, लाइन नंबर्स गिवन होते थे पहले, अब उन्होंने इस बारे में नहीं दिए, अगर वो पार्ट इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो सही है, अगर वो, ये गलत हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने खट्टा कलर ले लिया, लेट इट बी येलो, सही है, थोड़ा सा हल्का येलो, ठीक है। अगर ये चीज़ जो है इसके लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पर लाइन नंबर लिखा हुआ होगा तो हमें जाना पड़ेगा केस के अंदर, और जाकर हमें केस में से वो लाइन नंबर में से देखना पड़ेगा कि किस तरह की बात की जा रही है। अभी नहीं लिखा हुआ इसलिए वी गेट गो जनरल, ठीक है जी। देन वी मूव ऑन टू दिस कैलकुलेशन वाली कहानी, गो विद द टेबल, टेबल पढ़ोगे समझ आ जाएगी टेबल में किस तरह से चीजें लिखी गई हैं, एंड देयरफॉर यू कैन इजीली एड्रेस के किस तरह से कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखा दी है, इसको देख लेना। लेकिन हम जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अगला क्वेश्चन जो है, दैट इज एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू एफएफ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टाइम बेस्ड पेमेंट। अगेन एक्सप्लेन वन, सही है, बस एक एग्जाम्पल, एक एडवांटेज लिखो, उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ और उसका एग्जाम्पल दो और उसको समझा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो लेट्स गो विद first advantage of introducing time based management is that it can improve the quality of the fruits being picked। अब fruits being picked की मैंने बात कर ली, क्यों, मैं तो अप्लाइड बात कर रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन के साथ ही बात कर ली, सही है। अब देखो ये मैं आ गया इसकी एप्लीकेशन के साथ, मुसलसल अप्लाइड बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज बिकॉज ये देखो, ठीक है, कि मैंने एग्जाम्पल के तौर में मुसलसल अप्लाइड बात कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप मैं अप्लाइड ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एप्लीकेशन के नंबर के मैं छोड़ूं तो मैं साथ साथ ही सारे नंबर ले रहा हूँ। पेपर 2 के अंदर इस तरह से आपको आंसर करना पड़ता है, आपको बात को लिंक करते हुए चलाना पड़ता है। पेपर 1 में क्या होता है, पॉइंट लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पेपर 2 में क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बात कर रहे होते हैं, बाद में एग्जाम्पल को ऐड कर रहे होते हैं, सही है। एंड देन आई गो इनटू इट्स एक्सप्लेनेशन कि इससे क्या फायदा होगा, ये देखें, इससे ये फायदा होगा, ठीक है। सो ओरिजिनली व्हाट आई डिड, आई बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये तमाम तर चीजें जितनी भी हैं ये मुझे मेरे नंबर्स को पूरा दिलवा सके। अब बेहतर आइडिया ये है कि पॉज, रीड, अंडरस्टैंड, राइट इट डाउन सो दैट यू कैन डू इट। और मैं कोशिश मैंने ये की है कि ये वो तमाम तर चीजें जो मैं गिवन टाइम पे लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मूव, एनालाइज 2 क्वेश्चंस, एनालाइज 2, ठीक है। ये 2 के बारे में से बात कर दी है यहाँ पर कि 2 से ज्यादा आपने बातें नहीं करनी है। सो बेसिकली व्हाट आई बेसिकली हैव माय फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ डेफिनेशन, देन आई हैव पैराग्राफ नंबर 1, सही है, एंड देन आई हैव पैराग्राफ नंबर 2, सही है। पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर मेरे पास नॉलेज के नंबर्स हैं, सही है। पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर मेरे पास नॉलेज है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है और एनालिसिस प्लस है,
ठीक है। पैराग्राफ 2 में नॉलेज है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है और एनालिसिस प्लस है। सॉरी, ठीक है जी। सो लेट्स गो विद इट, द डेफिनेशन। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ये चीजें होती हैं जनाब, ठीक है। ये मैंने नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के बारे में बात कर ली। उसके बाद मैं आ जाता हूँ उसके फर्स्ट क्या नाम है इसके, दो एनालाइज टू मोटिवेटिंग फैक्टर्स, दो कोई मोटिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा मैं, सही है। पहला मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर, वन ऑफ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन ऑफ रूट इज ट्रेनिंग, सही है। अब मैं इसके फौरन इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा कि इसे एक्सप्लेनेशन करना कैसा है। ये मैंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया, सही है। ये करेंगे तो ये होगा, ये मेरे पास हो गया एनालिसिस, ठीक है। ये मैंने किया यहाँ पर नॉलेज, ये मेरा नॉलेज हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बात करना शुरू किया, ये देखिए, ये मैंने पूरी की पूरी एग्जाम्पल लिख दी, तो मेरे पास एप्लीकेशन भी हो गई, ठीक है। फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो है ना वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्दर एनालिसिस, ठीक है। दिस कुड इम्प्रूव एडिशनली एंड दिस, ये हो गया मेरे पास एनालिसिस प्लस, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने समझा दिया एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं यहाँ, लिस्ट पूरी लिखी हुई है, उनमें से जो उठाना उठा लो, लेकिन लिंक कर दो उसके साथ, ठीक है। अगले वाले की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने बात की, चलो जी इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने कहा जी अनदर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर इज एम्पावरमेंट, ये मेरी नॉलेज हो गई। अब एक बच्चा कहता है सर क्या मैं एम्पावरमेंट को डिफाइन करूं, दिल चाहता है कर दो, ऑप्शनल है, नॉलेज ही है, बता दिया काफी, अब समझाना शुरू कर दो उसको, सही है। फिर मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, एनालिसिस। दिस इन्वॉल्व्स, ये देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं चला गया, ये मैंने यहाँ पर इसके एनालिसिस कर दिया, ठीक है। फिर मैं चला गया इसके एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन हो गई। फिर मैं चला गया फर्दर एनालिसिस की तरफ, ठीक है, ये चीज़। So what I did, I basically tried to like use different colors, so you have to identify where my point is. Again, these paragraphs were written in 12 minutes, और इसमें मुझे नंबर्स हर जगह के मिल जाएंगे, मैंने हर चीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बता दिया हुआ, सही है। सो जस्ट रीड दिस आंसर, सही है। ये एक पूरी स्क्रीन पे मैं इसको आंसर को ले आता हूँ, सो दैट यू कैन जस्ट लाइक टेक अ स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़ो, समझो क्या चीज़ है। रेफरेंस मैंने कलर के लिहाज से कर दिया है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह से आंसर हो रहा है, ठीक है। एक पूरा डेटा रिस्पॉन्स था, मैं ऐसा समझा दूंगा, अगले वाले डेटा रिस्पॉन्स के बारे में कहूँगा खुद से ढूंढ लो, सही है। फिर आ जाता है जनाब ये क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज लाइक अ न्यू थिंग, सही है। और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर अब वेदर का कीवर्ड नहीं आया है, ना व्यू का कीवर्ड आया है, ना वेदर का कीवर्ड आया। तो वी आर लर्निंग कि किस तरह से एग्जामिनर पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर किस तरह से आपको 12 मार्क के अंदर ट्विस्ट करेगा। इवन इसने अभी अगले डेटा रिस्पॉन्स के अंदर एनालाइज का बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा, और उस पर मैं 2 मिनट के लिए तो मैं कंफ्यूज खुद भी हुआ था कि यार इसमें मैं डेफिनेशन किस चीज़ की दूँ, सही है। खैर जी, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इवैल्यूएट लाइकली इम्पैक्ट, सही है। ये जो लाइकली इम्पैक्ट की बात है ना, ये जो लाइकली इम्पैक्ट है, अब ये याद रखना कि इस लाइकली इम्पैक्ट का मतलब क्या है। इम्पैक्ट जो होता है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, सही है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये ना कभी लेकर आना कि ये हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लिखेंगे या दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट लिखेंगे। देयरफॉर हमें 12 मार्क के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, सही है। 8 के लिए 2, 12 के लिए भी 2, चाहो तो 3 या 4 लिख दो, सही है। 3 एडवांटेज, 3 इम्पैक्ट लिख दो, 4 इम्पैक्ट लिख दो, 10 इम्पैक्ट लिख दो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 2 है, ए टाइम में होगा पेपर, सही है। बी रिपीटेशन और कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आएंगी एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस के अंदर। अगर ये चीज़ें नहीं है तो ठीक है, अपने आंसर को जितना लंबा करना है कर लो। मैं तो सिर्फ इसलिए बात करता हूँ 2 पॉइंट की कि हम 2 पॉइंट्स को रॉक सॉलिड डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हुए हम बात करेंगे, तो हमारी ना तो कभी हम ओवरलैप करेंगे अपनी बात को, ना अपनी बात को रिपीट करेंगे, और ना ही हम लोग अपनी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे,
लेकिन अगर हम 4 या 5 पॉइंट्स लिखना, 3 या 4 पॉइंट्स लिखना शुरू कर देंगे तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। हमें 18 मिनट में आंसर निकालना है, ये वाला टाइम बच जाए, वापस आए, 4 5 10 12 20 25 100 500 1000 पॉइंट्स और लिख दें, सही है। लेकिन पहले पेपर कंप्लीट करके नंबर ले, ये ना हो कि आप ज़्यादा पॉइंट लिख रहे हो, यहाँ पर 2 से ज़्यादा पॉइंट लिख रहे हो, सही है, और आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से टाइम बच ना रहा हो आपके पास। एक डेटा रिस्पॉन्स ने बहुत अच्छा कर लिया, दूसरे के लिए टाइम नहीं बचा, तो वहां पर डी पार्ट तक पहुंचे ही नहीं, सही है। और 12 मार्क का मैं फिर आपको बता दूं कि नॉलेज जो है वो 2 मार्क की है, तो भाई 4 पॉइंट लिखकर आपको 2 मार्क से क्या फायदा मिल रहा है, सही है। एप्लीकेशन आपके पास फिर 2 मार्क की है, लिंक करना तो पड़ेगा। एनालिसिस आपके पास जो है वो 2 मार्क का है, ठीक है। और इवैल्यूएशन जो है वो आपके पास 6 मार्क का है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 मार्क वाली कहानी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए हमें काम करना है, ठीक है। देयरफॉर मैं ओरिजिन नहीं करूंगा इस तरह से कि जब भी मेरे पास पॉइंट आएगा तो या तो मैं एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव लिख दूंगा, ये भी हो सकता है, मैंने दोनों पॉजिटिव लिख देने या मैं दोनों नेगेटिव लिख दूंगा, जो भी कर रहा हूं। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, सही है। आपने अगर 3 पॉइंट लिखने हैं तो मर्जी है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लिखो, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव लिखो, कुछ भी करो, सही है। इंपैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव सब जा सकता है, सही है। सो अब ये कहता ये है कि इवैल्यूएट द लाइकली इंपैक्ट ऑफ ऑन एफएफ स्टेक होल्डर्स ऑफ इंप्रूविंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ये सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन उसमें आया हुआ है स्पेसिफिक पेपर में, ठीक है। तो स्पेसिफिक पेपर में उन्होंने सस्टेनेबिलिटी दे दिया और उठा के उन्होंने यहाँ पर 12 मार्क का क्वेश्चन दे दिया। तो प्लीज स्पेसिफिक को भी जरूर रिव्यू कर लेना, ठीक है। वो सॉल्व करके अपलोड किया हुआ, देख लेना उस चीज को। तो ये चीजें क्रॉस होती हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात, क्या ये टॉपिक जो आ चुके हैं इस मार्च के पेपर में, क्या वो जून के लिए अवेलेबल हैं या फॉलोइंग ईयर्स के लिए अवेलेबल हैं? जी हाँ, अवेलेबल हैं। आपको किसी ने कोई राइट नहीं दिया हुआ कि आप बैठ के जज करना शुरू कर दें कि जी मार्च में आ गया तो जून में नहीं आ सकता, या नवंबर में नहीं आ सकता, या आगे नहीं आ सकता। भाई उनकी मर्जी, वो एक चीज़ 10 दफ़ा पूछें आपसे, सही है। सो ये ऐसा कि कोई जजमेंटल एलिमेंट्स होते नहीं है। एनी हाउ, सो लेट्स गो विद द पर्टिकुलर आइडिया। हमारे पास ये पहला पैराग्राफ जो है इट्स बेसिकली गोइंग टू बी इम्प्रूविंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। तो ये मैंने पूरा का पूरा जो है ये मैंने बता दिया कि सस्टेनेबिलिटी से मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे बताया गया कि जी क्या लाइकली इम्पैक्ट होगा। तो मैंने कहा 1 पॉजिटिव लाइकली इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टेक इज दैट इट मे ethically attract consumer to favor this, ठीक है। तो मेरा इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरा फॉर्मूला बनेगा जी के होगा मेरे पास नॉलेज, फिर मेरे पास होगा ए पी एप्लीकेशन, फिर मेरे पास होगा ए एन प्लस, फिर मेरे पास होगा इवैल्यूएशन के अंदर मैं हाउ एवर करूंगा और मैं फिर इशू लिख दूंगा। पॉजिटिव है ना, इसलिए मैं ऐसा काम करूंगा, ठीक है। सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन के लिहाज से, सो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है। ये मेरी एप्लीकेशन हो गई, यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले मैंने यहाँ पर एनालिसिस की, नॉलेज की हुई थी, ये मेरी नॉलेज हो गई है यहाँ पर, ठीक है। और सिमिलरली अब मैं जा रहा हूँ इसके एनालिसिस की तरफ, तो मैंने कहा इसकी एनालिसिस उठा लेते हैं। तो ये एनालिसिस उठाता हूँ, इट मे प्लीज इन्वायरमेंट एंड ब्ला 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 चीज़, ये मेरी एनालिसिस हो गई, ठीक है। मैंने कहा यार एक और काम करते हैं, ज़रा थोड़ा सा इसकी फर्दर एनालिसिस कर देते हैं। ये रहा जी फर्दर एनालिसिस हो गया, सारा का सारा ये मेरा फर्दर एनालिसिस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा जो है मैं इसकी इवैल्यूएशन कर दूँ। हाउ एवर, ये मैंने पूरा का पूरा जो है ये मैंने हाउ एवर कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पर मैंने फुल खट्टा मीठा रॉकेट बना दिया, सही है। तो ये बेसिकली मेरा नॉलेज भी आ गया, एप्लीकेशन भी आ गई, एनालिसिस भी हो गया, एनालिसिस प्लस भी कर दिया, इवैल्यूएशन भी कर दिया, पैराग्राफ खत्म कर दिया। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। मेरी मर्जी में एक पॉजिटिव लिखूँ एक नेगेटिव लिखूँ, मैंने दोनों पॉजिटिव नहीं लिखे, मैंने दोनों नेगेटिव नहीं लिखे, तो मैंने कहा नेगेटिव लिख लें, सही है। इस वाले पैराग्राफ के अंदर भी क्या होगा कि हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास एप्लीकेशन होगा, हमारे पास एनालिसिस होगा, हमारे पास एनालिसिस प्लस होगा, फिर हमारे पास क्योंकि नेगेटिव है देयरफॉर आएगा,
और अब यहाँ पर क्या आएगा, सोल्यूशन। जब पॉजिटिव होता है तो हाउ एवर आता है, पॉइंट जब नेगेटिव होता है तो देयरफॉर आता है। मैंने जानबूझ के इसलिए लिया ताकि मैं आपको दोनों साइड दिखा सकूं, ठीक है। सो इफ यू गो ऑन विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या है स्टेक होल्डर इज दैट इट मे लीड टू इंक्रीज कॉस्ट सच एज रिसाइकल्ड मशीन, ठीक है जी, नॉलेज होगा, सही है। फिर मैं आ जाता हूं इसके ऊपर, दिस में इंपैक्ट शेयर होल्डर्स टू रिड्यूस दिस, ये एनालिसिस हो गया। उसके बाद मैंने कहा यार इसके मैं फर्दर एनालिसिस करता हूं, एडिशनली एम्प्लॉयज पैकेजिंग एंड ब्ला 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 चीजें, रिड्यूसिंग देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये चीज हो गई है, सही है। तो मुसलसल मैं रिसाइकल मशीनरी की बात कर रहा हूं, सब कुछ बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि मुसलसल अप्लाइड बात कर रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अब आ जाते हैं मैं अपने एनालिसिस के बाद अपनी इवैल्यूएशन की तरफ। इवैल्यूएशन देयरफॉर, ये देखिए मैंने सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। सो वेयर आई बेसिकली सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मूला कि किस तरह से मुझे आंसर करने, आई एम थ्रू विद इट। अब आ गया हमारे पास एक और पैराग्राफ, दिस इज बेसिकली माय अदर फैक्टर्स का, ठीक है। और मैंने लास्ट मैंने उसमें भी बात की थी, ये पेपर 3 के जब मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने यही बात की, मैं अभी भी यही बात कर रहा हूँ। इमेजिन देयर इज अ पैराग्राफ विद क्वेश्चन मार्क्स, तो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ इस तरह से, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। आई एम नॉट स्टेटिंग एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम जस्ट पुटिंग अप सम अदर क्वेश्चंस कि यार ये भी तो सोचो जरा, ये देने की जरूरत क्या है। इसका मतलब सबसे बड़ा ये है कि जब आप ये बात कर रहे होते हैं ना कि यार ये मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन से फायदा क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है यार देखो इस बच्चों को मालूम है ये सर्टेन चीजें भी सोचने वाली हैं, जानबूझ के इसने कुछ फैक्टर्स को बताया है, कुछ फैक्टर्स के बारे में उसे बात सिर्फ बता के चला गया है क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है ये भी कंसर्न्स, लेकिन इनके लिहाज से भी। देयरफॉर अगर मैंने कहा देयर आर सम फैक्टर्स दैट एफएफ शुड कंसीडर व्हेन इंप्रूविंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इट्स ऑपरेशंस, फॉर इंस्टेंस हाउ, देखो ये मैंने क्वेश्चन बना दिया पूरा का पूरा, मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ ये लाइन लिखी, ठीक है। एडिशनली एंड हाउ माइट दिस, ये देखो, सही है। और आगे मैंने एक लाइन लिख दी, ठीक है ना, कि यार ये वाले क्वेश्चन तुम देख लेना, जरूरी है थोड़ा से, ठीक है। इस तरह की लाइन लिखकर खत्म कर दी, एग्जामिनर एकदम से उछल जाएगा यार ये क्या बात की है इसने, तो इसने इवैल्यूएशन को मुझे स्कोर दे दी, और ये चीजें आपकी इवैल्यूएशन के स्कोर्स होते हैं, सही है। ये ई के 2 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं कंक्लूजन की तरफ चला गया, डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर उसने इम्पैक्ट के बारे में बात की है, तो लाइकली इम्पैक्ट के बारे में बात की है, तो improving sustainability can have both positive and negative, while it may attract more environment customer conscious and improve employee engagement, it may also increase cost and potentially affect the shareholders, and therefore needs to carefully consider the impact of sustainability measures and make informed decisions that balance the interest of all stakeholders, ठीक है। इसमें मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया है, इसमें मैंने अपना कंक्लूजन भी दे दिया, तो दिस इज बेसिकली समहाउ वी आर डन विद वन डेटा रिस्पॉन्स, सही है। इसी तरह से अब हमारा अगला डेटा रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। याद रखिएगा 2 डेटा रिस्पॉन्स करने होते हैं, दोनों डेटा रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, और ये भी याद रखिएगा कि तमाम तर वो पॉइंट्स जो आप पहले डेटा रिस्पॉन्स पे दे चुके हैं वो तमाम तर पॉइंट्स आपके दूसरे डेटा रिस्पॉन्स के अंदर भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ कोशिश करिएगा अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की रखिएगा कि पहला वाला हमारा फ्रूट का था, सही है, ये वाला वेडिंग गिफ्ट्स का है, तो फ्रूट्स और वेडिंग गिफ्ट्स को आपस में कंफ्यूज ना करिएगा, और प्लीज़ एग्जामिनर के लिए कोई इस तरह की कंफ्यूजन डेवलप नहीं करिएगा कि आपने पहले डेटा रिस्पॉन्स का पार्ट ए किया, फिर दूसरे डेटा रिस्पॉन्स का पार्ट ए किया, फिर पहले डेटा रिस्पॉन्स का पार्ट सी किया, फिर दूसरे वाले डेटा रिस्पॉन्स का पार्ट बी किया। आपने अजीब किस्म की हलीम बना के रख दी है, एग्जामिनर कह रहा होगा तुमने किया क्या है, सही है। क्या एग्जामिनर से मार्क्स काटेगा? काट सकता है, यू आर पेसिंग हिम ऑफ, सही है। और यही याद रखना बगैर केस स्टडी पढ़े कुछ नहीं अटेम्प्ट कर सकते आप, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा कि वॉट एवर द कॉन्सेप्ट इज, वॉट एवर द क्वेश्चन इज, वॉट एवर द क्यूरी इज, केस स्टडी जब तक नहीं पढ़ोगे आप आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर भी उसे केस स्टडी के सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, और मैं यहाँ पर अब आ गया इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर,
ठीक है, अगेन द सेम सीक्वेंस फॉलोड कि आइडेंटिफाई वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने लिख दिया ये लो लेबर, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज, रिसोर्सेज, ठीक है, कैपिटल, कुछ भी आप लिख दें, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सही है, कोई भी रिसोर्स आप लिख सकते हैं। मैंने एक रिसोर्स लिख दी, क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? जी नहीं, टाइम ही नहीं, नाम लिखो भागो, शाबाश, सही है। फिर आगे आपके पास एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर, और सोल ट्रेडर के लिहाज से मुझे मालूम है मेरा फॉर्मूला क्या हो सकता है। मेरा फॉर्मूला होगा, मैंने पहले डिफाइन करना है, फिर मुझे एग्जांपल देनी है, फिर मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है, 3 नंबर मुझे इस चीज़ के मिल जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई डिड, सोल ट्रेडर इज अ बिजनेस, ये अपना काम करता है, ये बेसिकली हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, सही है। तो मैंने कहा जी ये इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया, और उसके लिहाज से मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए साथ साथ मैंने सोल ट्रेडर की थोड़ी सी एक अच्छी सी प्यारी सी बातें कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे पास 3 नंबर के लिहाज से दे आर सफिशिएंट एंड आई विल स्कोर द पर्टिकुलर स्कोर। इसके आगे पीछे आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, मैंने 3 मिनट में आंसर लिखना है यार, मुझे तो टाइम बचा के रखना है, मैं तो टाइम बचाऊंगा, टाइम बचाकर मैं फिर आगे जाऊंगा, और मैं जब मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारा का सारा पेपर सॉल्व हो चुका होगा, तब मैं ये सोचूंगा कि मैंने किस में जाकर आंसर में जाकर फर्दर चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। खैर जी, ये कैलकुलेशन आ गई है, तो कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा, टेबल से रिलेटेड कैलकुलेशन, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, ठीक है। और लेकिन फिर अगला क्वेश्चन जो है, दिस इज अबाउट वन एडवांटेज फॉर थॉमस ऑफ यूजिंग कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सही है। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का फायदा क्या, तो पहले मुझे बताना पड़ेगा एडवांटेज, क्योंकि एडवांटेज पूछा गया है, वन एडवांटेज पूछा गया, सही है। तो मुझे वन एडवांटेज बताने, द वन एडवांटेज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज दैट इंश्योर्स कॉस्ट कवर्ड एंड ऑलवेज प्रोवाइड अ प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या होगा, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा इसको, सही है। सो व्हाट आई डिड, आई बेसिकली डिफाइंड इट, पॉइंट, एग्जाम्पल, एनालिसिस, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस यहाँ पर आ गया है, ठीक है। जो मैंने पॉइंट को जो मैंने थोड़ा सा समझाया हुआ है, एग्जाम्पल मेरी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ मेरा पॉइंट आ गया, सही है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये वाला जो क्वेश्चन आया ना, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं डेफिनेटली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे कोई ऐसी टर्म मिली ही नहीं जिसके ऊपर मैं डेफिनेशन सेट कर सकूं। तो मैं क्या करूं, मुझे डेफिनेशन के बगैर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो जब कभी भी आपका बिजनेस जो है ये काम कर रहा होता है, एग्जामिनर जब कभी काम कर रहा होता है बिजनेस के लिहाज से, दे कैन ट्विस्ट यू, एंड दिस इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल कि बाज़ औक़ात आपका क्वेश्चन ऐसे सेट किया जाता है जिसमें कोई कीवर्ड नहीं होता। तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये वाला पैराग्राफ आपके पास हो गया 4 मार्क का, सही है, 4 मार्क का ये पैराग्राफ बन गया, और 4 मार्क का ये पैराग्राफ बन गया, सही है। यहाँ पर नॉलेज होगी, एप्लीकेशन होगी, एनालिसिस होगा, एनालिसिस प्लस होगा, यहाँ पर नॉलेज होगी, यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, यहाँ पर एनालिसिस होगा, यहाँ पर एनालिसिस प्लस होगा, हर एक का एक एक नंबर होगा, सही है, हर एक का एक एक नंबर होगा, लिखी जाओ, स्कोर किए जाओ, ठीक है। देयर इज नो डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन का स्कोर ही नहीं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या, एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ थॉमस ऑफ गिविंग जो द ऑर्डर फॉर फ्री। अब ऑर्डर फॉर फ्री का क्या एग्जांपल लिखूं मैं, क्या डेफिनेशन लिखूं, भाई ऑर्डर जो ऊपर लिखा हुआ है उसी के कोई ना कोई ऑर्डर होगा ना, मैं क्या करूं, डेफिनेशन मेरे पास नहीं है, और जब डेफिनेशन नहीं तो फिर मुझे खुद से टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन के अंदर, सही है। सो व्हाट आई डिड, आई बेसिकली यूज्ड द बेसिक आइडिया कि जी वन एडवांटेज ऑफ दैट इज दैट एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये देखें गुड इन्फ्लुएंसिंग, ये आपके पास आ गया नॉलेज, ठीक है। आ जाते हैं एनालिसिस के ऊपर, दिस कुड लीड, ठीक है जी, एनालिसिस, ठीक है।
ये देखो, सारी की सारी मेरी होगी एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो कहीं भी आ सकती है, होनी चाहिए, नहीं होगी तो गलती हो जाएगी। इस तरह से मैंने अगला पैराग्राफ भी लिखा हुआ, ठीक है। रीड इट, अंडरस्टैंड इट, गेट द आइडिया, ठीक। एंड देन we move on to the final question of this pura paper, is that evaluate the most important factors which may influence Thomas' choice of source of finance for new 3D printing machines। सही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर रहा है, सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन मेजॉरिटी गलत करेगी, क्योंकि यहां पर वो लेकर आएगी लीज करवा लो, खरीद लो, बैंक लोन ले लो, रिटेन प्रॉफिट का इस्तेमाल कर लो, वो इस तरह की बातें करेंगे। एग्जामिनर तो कह रहा है मैंने ये पूछा भी नहीं है, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि यार फैक्टर्स बता दो मुझे, और फैक्टर्स की बात कर रहे हो तो मैं तो 2 फैक्टर्स की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ओवरलैप करना नहीं चाहता। सही है। तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एनालिसिस प्लस, क्योंकि मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ देयरफॉर मैं इसके साथ यहाँ पर हाउ एवर लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इशू लिख दूँ। सही है। रीड दिस होल पैराग्राफ, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। अगला पैराग्राफ आया, इससे फिर मैंने नॉलेज दे दी, एप्लीकेशन कर दिया, एनालिसिस हो गया, एनालिसिस प्लस कर दिया क्योंकि दूसरा फैक्टर है, हाउ एवर किया कि मैंने इशू लिख दिया। सही है। सो ये चीज़ प्लीज़ जहन में रखना कि आपके पास नंबर्स मिल कैसे रहे। नॉलेज का नंबर होगा 1, एप्लीकेशन का नंबर होगा 1, इन दोनों का नंबर होगा 1, इसका नंबर होगा 1। नॉलेज का नंबर 1, एप्लीकेशन का नंबर 1, इन दोनों का नंबर 1 और इस पूरे का नंबर 1। 4 नंबर का ये पैराग्राफ, 4 नंबर का ये पैराग्राफ, 2 नंबर का ये पैराग्राफ और 2 नंबर का ये पैराग्राफ। लेकिन ये 2 नंबर किसके हैं? ये 2 नंबर इवैल्यूएशन के। ये भी 2 नंबर किसके हैं? ये 2 नंबर इवैल्यूएशन। सही है। सो अगेन क्वेश्चंस के तौर पे मैंने क्वेश्चंस की तरह दोबारा अदर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भी सेट किया, सर समझाने के लिए कि ये तरीका भी हो सकता है। अब मैं आपका सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। उसका रीज़न ये कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से आप लोगों आंसर्स कर सकते हैं। जो तरीका आप लोगों को बेहतर लग रहा है जस्ट गो विद इट, ठीक है। एंड देन देयर इज बेसिकली द कंक्लूजन एज वेल। इसमें मेरा ओपिनियन भी है और कौन सा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस बारे में मैंने बात की। So this is basically what we have in paper number 2, March 2023. So understand it, read it. दोनों डेटा रिस्पॉन्सेज में अवेलेबल हैं। पॉज करो, रीड करो, लिखो अपने पास, गेट द आइडिया। कितनी देर में आप लिख सकते हो, कितनी लेंथ में आ रहा है। अगेन लेंथ डजंट मैटर, लेकिन फिर भी बाज़ लोगों को साइकोलॉजिकल वो सेटिस्फेक्शन होती है कितना लंबा आंसर होना चाहिए। सो मैं तो इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर इज़ यूजलेस, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड स्टडी वेल, शेयर, हेल्प एंड कोऑर्डिनेट विद अदर्स एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।